Hello everyone, this is Maheshpal. Welcomes you all. In today's session, we will discuss about the general topic, which is usually seen in the recent era. ये चीज़ जो अभी दिख रही है आपको स्क्रीन पर, एक बड़ी सी मंकी की एक इमेज दिख रही है. ये इमेज एक्चुअल में क्या डिनोट कर रही है और आज का जो इन्फॉर्मेटिव सेशन है वो किस लिए है. देखिए, आज का इन्फॉर्मेटिव सेशन पूरे तरीके से जनरल वे में लिया जाएगा, जो कि सभी के लिए ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर एकेडमिक्स बट फॉर जनरल पर्सन टू. सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज रिसेंटली हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि ग्लोबली एक नया वायरस का आउटब्रेक हुआ, विच इज़ यूजुअली नोन एज द मंकी वायरस. राइट, मंकी वायरस ना क्या करें, मंकी पॉक्स कहें तो ज़्यादा बेटर है, मंकी पॉक्स वायरस ऐसा करके. बीइंग द लाइफ साइंस स्टूडेंट, वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग एंड ग्लोबली टू. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नई चीज़ जो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन रिसेंट में अभी पता चलने को अभी मिली है, दैट इज़ अबाउट दिस वायरस, कि जो मंकी पॉक्स वायरस है इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है. माना कि इंडिया में भी इसका ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया है, इंडिया में ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है. अच्छा, इस पूरे इन्फॉर्मेटिव सेशन को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है. अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, उन पॉइंट्स को मैं एक बार में एक सीरीज़ में बता देता हूँ एज ए ब्लू प्रिंट की, जो कि आपको इस पूरे कंटेंट में देखने के लिए मिलेगा. उसमें कौन कौन सी चीज़ें निकल करके आ सकती हैं, जैसे उसमें चीज़ें निकल करके आ सकती है कि बेसिक इंट्रोडक्शन. राइट, दूसरी चीज़ उसमें जो निकल करके आ सकती है दैट इज़ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स वायरस, है ना, साइंस एंड सिम्टम्स. तीसरी चीज़ जो उसमें निकल करके आ सकती है दैट इज़ अबाउट द ट्रांसमिशन, कि ट्रांसमिट किस तरीके से हो सकते हैं. आफ्टरवर्ड आ सकता है इसमें प्रिवेंशन एंड देन ट्रीटमेंट. राइट ना. तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, मेजरली इस पूरे इन्फॉर्मेटिव सेशन को हम इन 5 पॉइंट्स में पूरे तरीके से कवर अप कर देंगे. नाउ अब बेसिकली इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं. तो मंकी पॉक्स वायरस, जैसे कि नाम इसका डिनोट कर रहा है कि मंकी पॉक्स वायरस, बट एक चीज़ इसमें ये भी है कि इट इज़ स्टिल अननोन कि जो इसका एक्चुअल में रिसोर्स है, नेचुरल रिजर्वॉयर है, वो इस वायरस का पर्टिकुलर कौन है. बट यूजुअली ये था कि जो सबसे फर्स्ट केस देखने को मिला था दैट वाज इन द के 1958 में जो सबसे पहला केस देखने के लिए मिला था, वो रिसर्च के लिए जो मंकी रखे गए थे उनमें देखने के लिए मिला था. और लेटर ऑन जब रिसर्च कंटिन्यूस चलती रही थी तो ह्यूमंस में जो इसका सबसे पहला इंडिविजुअल देखने के लिए मिला दैट वाज इन द 1970, है ना. बेसिक सी चीज़ें. साथ के साथ में ये जो वायरस है, ये मंकी पॉक्स का वायरस, इट कम्प्लीटली रिजेंबल इट मोस्टली, नॉट कम्प्लीटली, 100% एफिशिएंट कुछ नहीं होता है, इट मोस्टली रिजेंबल्स विद द वायरस ऑफ द स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है, स्मॉल पॉक्स के वायरस से इसकी रिजेंबलेंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है. स्मॉल पॉक्स, रिमेंबर ना, स्मॉल पॉक्स अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बीमारी थी. राइट ना. तो स्मॉल पॉक्स के वायरस से ये काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल होता है. साथ के साथ में अगर इसके थोड़ा सा टेक्सोनॉमिक आइडिया लिया जाए, बिकॉज ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, तो देखा जाए तो ये जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी है. इसका कैटेगरी कौन सी है एंड जीनस कौन सा है, जीनस फैमिली, ये सारी की सारी चीज़ें कौन सी हैं. देन इट बिलोंग्स टू द कि ऑर्थोपॉक्स वायरस, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस की, है ना. और अगर इसकी फैमिली के बारे में देखा जाए तो इसकी जो फैमिली निकल करके आती है दैट इज़ द पॉक्सवर्डी, और यही वो फैमिली है DAE, यही वो फैमिली है जिसके अंदर में स्मॉल पॉक्स वायरसेस, जिसके अंदर में काउपॉक्स वायरसेस, जिसके अंदर में वेरियोला वायरसेस जैसे वायरसेस देखने के लिए मिलते हैं. वॉट इट ना. सो जनरली अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इसी तरीके से रहता है ना, कि फर्स्ट केस वाज अपीयर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. राइट, जनरल सी बात है, पहले केसेस किस तरीके से रिकॉर्ड हुए थे, ऐसा सब कुछ, ये सारी की सारी इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है एज ए इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात की जाए कि ये जो वायरस होता है, इसका इन्फेक्शन किसी पर्सन को अगर होता है तो उस पर्सन में किस तरीके के साइंस और किस तरीके का इन्फेक्शन के तौर पर उसमें सिम्टम्स किस तरीके के देखेंगे, लक्षण कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो इसकी बात करें. ये देखिए जनरल बात है, ये आप सभी को पता होना चाहिए. अगर मैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करता हूँ तो इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं दैट मेजरली इंक्लूड्स अ फीवर विद चिल, है ना. पर्सन को क्या है, बुखार आता है, बुखार के साथ साथ में क्या होता है, पर्सन को सर्दी वाली फीलिंग आती है कि फीवर है, चिल है, एंड देन हेडेक वाली प्रॉब्लम होने लगती है.
देन मस्कुलर एक होने लगता है, मसल एक, है ना, मसल्स मतलब कि मसल्स में दर्द वगैरह होना, ऐसा करके मसल एक वाली चीज़ें निकल करके आती हैं। साथ के साथ में चीज़ें अगर क्या है ये जो रहता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिस टाइम पर कोरोना वाली सीरीज़ तैयार हुई थी उस टाइम पर ये सारे के सारे मेडिकल टर्म्स का यूज़ किया था। इंक्यूबेशन पीरियड आप ऐसे समझिए कि इन्फेक्शन होने के बाद में फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने तक का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ एक्चुअली नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। और इसके केस में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 7 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड हुआ है ना, कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ है एंड आफ्टरवर्ड्स क्या होता है कि पर्सन में जब फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर होंगे उसमें इतना समय लग सकता है। ये चीज़ें, ये जो जनरल सिम्टम्स आपको बताए, ये जनरल सिम्टम्स के बाद में पर्सन की बॉडी पर क्या होते हैं, फिर रैशेज अपीयर होने लगते हैं, राइट। पर्सन की बॉडी पर रैशेज अपीयर होने लगेंगे, रैशेज अपीयर होने लगेंगे। साथ के साथ में क्या होने लगते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और निकल करके आती है, दैट इज़ द लिम्फ एडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी का मतलब क्या होता है कि स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मंकी पॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस के जो सिम्टम्स हैं दे आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, बट दोनों में डिफ्रेंशिएट करने वाला जो पॉइंट होता है वो होता है लिम्फ एडिनोपैथी का। स्मॉल पॉक्स के केस में कभी भी लिम्फ एडिनोपैथी नहीं होता है। साथ के साथ में इसमें अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के लेसन्स अपीयर होने लगेंगे, राइट। अगर मैं दो एक लेसन्स के नाम लूँ तो हाँ, तो मैं इसमें अगर कुछ लेसन्स के नाम लूँ तो लेसन्स कुछ इस तरीके से के हो सकते हैं, जैसे कि मैक्यूल्स है, पेप्यूल्स है, और इसी के साथ साथ में क्या होते हैं, पिस्ट्यूल्स होते हैं। लास्ट में सारे के सारे क्या होते हैं, ड्राइड स्कैब बन करके बॉडी से शेड ऑफ होने लगते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो निकल करके आती हैं, ये सब कुछ इसके क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स में देखने के लिए मिलता है। बीमारी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक फैलती है, ऐसा नहीं है। 1 in 10 वाली कंडीशन होती है कि अगर 10 लोगों को इन्फेक्शन हुआ तो 10 लोगों में से एक पर्सन को क्या है, इसकी बीमारी लगेगी। साथ के साथ में देखने वाली चीज़ ये है कि जिन लोगों को लाइफ में कभी भी स्मॉल पॉक्स का अगर वैक्सीनेशन हुआ हो देन उन लोगों में मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन हुआ है, बिकॉज स्मॉल पॉक्स का जो मंकी पॉक्स की जो सबसे फर्स्ट जो केस निकल करके आए थे दैट वाज earlier seen when the world was fighting with the infection of the smallpox। जिस टाइम पर स्मॉल पॉक्स का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, बहुत ज़्यादा हाई रेट में इंटेंसिटी में स्मॉल पॉक्स फैल रहा था, उस टाइम पर मंकी पॉक्स निकल करके आया था। तो वैक्सीन वगैरह जिन लोगों को हो चुका था स्मॉल पॉक्स का एंड इट वाज कम्प्लीटली ओके कि हाँ जी, जिनको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन हो गया उनको मंकी पॉक्स का वायरस का इन्फेक्शन फिर से नहीं लगेगा, इस तरीके से है। बट स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरे तरीके से वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गई थी अर्ली 20s भी, या कहें कि लेट 90s में ही वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। एंड 1980 के आफ्टरवर्ड्स में इतना ज़्यादा फिर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं चल पाया बिकॉज इट वाज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड। तो मेजरली हाई रिस्क पर वो लोग हैं जिनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन ही नहीं लगी है। जिन लोगों को कभी ना कभी अगर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी है या जो डायरेक्टली कभी वायरस के कॉन्टैक्ट में आए हो देन दोज पर्सन्स आर कम्प्लीटली सेफ फ्रॉम गेटिंग द इन्फेक्शन ऑफ द मंकी पॉक्स वायरस। अच्छा, इसी के बाद जो चीज़ निकल करके आती है दैट इज़ एक्चुअली द ट्रांसमिशन, कि हाउ दिस वायरस गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन या वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। ओके, अब अगर मैं इसके इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के बारे में बात करूं कि ये जो मंकी पॉक्स का वायरस है इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, तो जरा इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। तो कितना अगला पॉइंट क्या आ गया, इंट्रो साइंस एंड सिम्टम्स, एंड अगला पॉइंट जो निकल करके आया दैट इज द ट्रांसमिशन, कि हाउ दिस वायरस गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। ट्रांसमिशन वाली जो बात रहती है ये क्या है, देखिए इट्स अ कम्प्लीटली जूनोटिक डिजीज़, राइट। हम ये चीज़ इसमें कह सकते हैं कि ये क्या है, एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ बेसिकली जो कि एक एनिमल से किसी दूसरे इंडिविजुअल में फैले। इसी तरीके की जूनोटिक डिजीज़ के बारे में मैंने रेबीज़ के बारे में भी बताया था, राइट, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। रेबीज़ इज़ ऑल्सो जूनोटिक डिजीज़ विच एक्चुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मैमल्स टू अदर इंडिविजुअल्स। इट्स अ मिथ, लोगों के मन में ये एक मिथ्या बनी हुई है कि जो रेबीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ डॉग बाइट से होता है। इवन अ स्क्वायरल बाइट, इवन अ काउ बाइट or a horse bite can also cause rabies to any individual, whether the virus present inside the salivary gland of that individual, है ना। किसी भी अगर मैमल के बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन है, रेबीज़ वायरस का अगर इन्फेक्शन है तो उसके बाइटिंग से
क्या होगा, किसी भी दूसरे इंडिविजुअल को रेबीज हो जाएगा। इट्स ऑल्सो अ जूनोटिक डिजीज एंड हेयर वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द मंकी पॉक्स वायरस, है ना, कि मंकी पॉक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं देन इट्स ऑल्सो अ जूनोटिक डिजीज, राइट। सबसे पहले जो देखने के लिए मिले थे दैट वाज अर्लियर सीन इन द अफ्रीकन रोडेंट्स। ये अफ्रीकन रोडेंट्स में जैसे कि रोप स्क्वेरल, राइट, जो सबसे पहले जो मंकी दिखाया था, है ना, जो सबसे फर्स्ट इमेज में था वो, राइट, उसका जो नाम होता है दीज आर एक्चुअली मैंगाबे नाम के जो मंकीज़ होते हैं। इनमें ये यूजुअली इनमें रोडेंट्स की कैटेगरी में खैर मंकीज़ नहीं है, ये नॉन प्राइमेट्स की कैटेगरी में है, लेकिन रोडेंट्स जो कुतरने वाले जानवर होते हैं उनमें एग्जांपल जैसे कि रूप स्क्वायरल, इन लोगों में, इन इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में ये वायरस सबसे पहले देखने के लिए मिला है ना। यूजुअली नेचुरल रिजर्वोयर कौन है ये चीज़ नहीं पता। बात करें अगर ट्रांसमिशन की कि ये चीज़ ट्रांसमिट कैसे होगी, तो ज़रा समझिए कि किसी भी इंडिविजुअल से, राइट ना, ये चीज़ किसी भी एक इंडिविजुअल से दूसरे में वेदर बाय बाइटिंग, बाय स्क्रैचिंग और बाय एनी बॉडी ओपनिंग, ये वायरस क्या होता है बॉडी के अंदर में एंटर करेगा, ठीक है ना। इट में ऑल्सो इंक्लूड्स आइज़, नोज़, माउथ, म्यूकस लाइनिंग, ठीक, बॉडी की और कोई ओपनिंग हो, इवन इस तरीके का कोई वुंड हो जिसके बारे में पर्सन पूरी तरीके से अननोन हो, वायरस उन चीज़ों से एंटर कर सकता है। वायरस मेजरली इफेक्ट्स द, वैसे तो पूरी बॉडी पर इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन एंटर करा जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक से, राइट ना। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से हो गया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, राइट, ये चीज़ें थोड़ा सा जोड़ना। लेकिन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कोविड जैसा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं होता है। कोविड में क्या था कि माइन्यूट ड्रॉप्स जो होते थे, माइन्यूट ड्रॉप्स भी क्या करते थे, इन्फेक्शन कॉज कर देते थे एंड वायरस एंटर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ना लार्ज ड्रॉपलेट्स चाहिए, लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स चाहिए इन्फेक्शन के लिए, और लार्ज ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उनका ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं हो पाता है, वो बहुत छोटी रेंज तक लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज कॉन्टैक्ट अगर होगा दो इंडिविजुअल्स में जिनमें एक इन्फेक्टेड है और दूसरा क्या है पूरे तरीके से नॉर्मल है, हो सकता है कि वो कोई एनिमल हो सकता है कोई एक एनिमल से कोई दूसरे एनिमल में हो, या हो सकता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है, राइट ना। लेकिन इसके लिए सभी चीज़ों के लिए ट्रांसमिशन अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होना है तो चीज़ें कैसी होनी चाहिए कि क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए, यूजुअली बाय सलाइवा, है ना, सलाइवा के थ्रू। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है जैसे कि डॉग्स वगैरह के साथ में, डॉग्स तो खैर दूसरा बात हो गई, लेकिन जैसे फोमाइट बोर्न भी है, इट इज़ ऑल्सो अ फोमाइट बोर्न। फोमाइट बोर्न क्या हुआ कि अगर किसी भी कंटेमिनेटेड इंडिविजुअल के कांटेक्ट में है और उसने अगर किसी ऑब्जेक्ट को छुआ तो उस वायरस पर, वो वायरस जो है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर भी स्टे करेगा एंड उस ऑब्जेक्ट से वो वायरस किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। देन दिस वायरस इज ऑल्सो अ फोमाइट बोर्न। तो ट्रांसमिशन के ये तरीके हैं कि किस किस तरीके से ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ईजिली ट्रांसमिट हो सकता है। गॉट इट। अब इसके आगे के जो पॉइंट्स रहते हैं, इसके आगे के पॉइंट्स कुछ तो जैसे कि पॉइंट्स बताए कि साथ के साथ में ये फोमाइट बोर्न भी है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो गया, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के रिलीज्ड फ्लूइड से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, है ना, बॉडी से रिलीज फ्लूइड से, या लेसेंस फ्लूइड जो रहते हैं, है ना, उसके बॉडी पे कोई स्कार वगैरह बना हुआ है, इस तरीके के जैसे रैशेस डेवलप हो गए हैं ना, रैशेस में से अगर लिक्विड वगैरह ऊज आउट हो रहा है तो उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई आया, रॉ इस तरीके से समझिए कि रॉ कुक्ड मीट है तो उसको ईटिंग की वजह से भी अगर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का वो है तो उसकी ईटिंग से भी क्या हो जाएगा, वायरस बॉडी के अंदर में एंटर कर जाएगा। तो ये दीज आर एक्चुअली द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम विच द वायरस गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ये सारी की सारी बातें। ट्रांसमिशन के बाद में जो अगला पॉइंट निकल करके आता है दैट इज एक्चुअली द प्रिवेंशन, कि हाउ अ पर्सन और एन इंडिविजुअल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग द इन्फेक्शन ऑफ दिस वायरस। कि मंकी पॉक्स वायरस का अगर किसी को प्रिवेंशन माने हो गया बचाव, अगर किसी को इस चीज़ से बचाव करना है तो कौन कौन सी मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। तो देखिए बड़ी सीधी सी चीज़ है, क्योंकि SARS-CoV-2 ने हमको बहुत कुछ सिखाया था, राइट ना। SARS-CoV-2 एक्चुअल में ये तो पर्टिकुलर वायरस हो गया, है ना, कोविड-19 वाली कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में भी सारी की सारी सीरीज़ मैंने इन्फॉर्मेटिव सेशंस की तैयार की थी। उसने हमें कई सारी चीज़ें सिखाई थी कि हाउ टू गेट पर्सनल हाइजीन, किस तरीके से मेंटेन रखें, आइसोलेशन किस तरीके से हो, वही सारे मेजर्स यहाँ पर भी हमको अपनाने पड़ते हैं प्रिवेंशन के तौर पर। प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूँ तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर पॉइंट्स कौन कौन से निकल करके आएंगे कि सबसे पहली चीज़ है कि अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट ही नहीं रखना है, साफ सीधा, पूरे तरीके से कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर किसी इंडिविजुअल को इन्फेक्शन है तो उसका आइसोलेशन कराना, उसको बाकी सबसे दूर रखना, उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग कर देना, ठीक।
अगर कोई इस तरीके के एरिया से बिलोंग किया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है मंकी पॉक्स वायरस का, तो उसको आइसोलेट करें। यूजुअली इंडिया में तो इसके इतने ज़्यादा केसेस नहीं है अभी देखने के लिए मिल रहे हैं, और इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर्स पर चल रही हैं। लेकिन ट्रैवलर्स जो रहते हैं, बेसिकली जो अफ्रीका से ट्रैवल करके आए, जो यूरोप से ट्रैवल करके आए, तो ट्रैवलर्स को आइसोलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, है ना, बिकॉज अभी इसका जो स्प्रेड है वो आउटसाइड कंट्रीज़ में है, विद इन इंडिया इतना नहीं है, बट फिर भी एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स अगर देखा जाए। और दूसरा, गवर्नमेंट पूरे तरीके से सतर्क है इस चीज़ में, कंट्रीब्यूशन सभी का चाहिए। जितने भी ये रहते हैं एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, प्रॉपर तरीके से चेकिंग होती है, बट फिजिकली देखकर किसी को नहीं बता सकते ना कि वेदर ही और शी इज़ इन्फेक्टेड और नॉट। तो इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी निकल करके आ रही है, राइट, क्योंकि रैशेज़ वाली जो कंडीशन निकल करके आती है, रैशेज़ तो ये समझिए कि एक तरीके से पीक वाला पॉइंट निकल करके आया। पर्सन की बॉडी पे अगर रैशेज़ अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब इन्फेक्शन पूरी तरीके से फैल चुका है। एंड रैशेज़ की जो स्टार्टिंग होती है दैट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द फेस, देन अंडर हैंड्स एंड फीट, एंड इस तरीके से लिम्फेनोपैथी, लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग वगैरह हो जाना, ये सारे के सारे एक्सटर्नल फीचर्स हैं। और ये फीचर्स तभी दिखते हैं जब इन्फेक्शन पूरी तरीके से बॉडी में फैल चुका हो, राइट ना। तो फिजिकली देखकर हम इतना ज़्यादा नहीं बता सकते हैं कि हाँ जी इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। साथ के साथ में पर्सनल हाइजीन वाला पॉइंट ना भूलें, पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन में जैसे कि यूज़ ऑफ एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स एंड ग्लव्स और सोप्स वगैरह का यूज़ करना, इस तरीके के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। इन प्रिवेंटिव मेजर्स का अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इन्फेक्शन होने से बचा जा सकता है। साथ के साथ में इसमें एक चीज़ और निकल करके आती है, वो होता है वैक्सीनेशन का, राइट। जैसे कि वैक्सीन के बारे में बताया कि वैक्सीन ऐसी कोई पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है जो कि इंडिविजुअल मंकी पॉक्स वायरस के लिए ही बनी हो, लेकिन बिकॉज इसका जो स्ट्रेन है वायरस का दैट रिजेंबल्स विद द स्ट्रेन ऑफ द स्मॉल पॉक्स वायरस एंड दे ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली, है ना। अभी जो स्टार्टिंग में बताया था सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, मंकी पॉक्स, काउ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। तो जो स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन्स यूज़ होती हैं, उन वैक्सीन्स को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन यूज़ होती है उसको हम ये नाम देते हैं, उसको जीनियस कहते हैं, जीनियस, JYNNEOS, राइट, जिसको कॉमनली बोला जाता है इम्वाम्यून, इम्वाम्यून के नाम से भी जानते हैं, एंड विच इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द लाइव एटेन्यूएटेड वायरस, ओके ना। लाइव एटेन्यूएटेड वायरस को वो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उस तरीके के वायरसेस का इस्तेमाल करके हम इस वैक्सीन को बनाते हैं। एंड दिस वैक्सीन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन, फॉर पर्सन गेटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम द मंकी पॉक्स वायरस। इस तरीके से वो चीज़ों को बचा सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स में ये चीज़ें निकल करके आ सकती हैं। अब पांचवी और लास्ट बात निकल करके आती है ट्रीटमेंट की, कि अगर ट्रीटमेंट किसी भी इंडिविजुअल को मंकी पॉक्स वायरस का अगर इन्फेक्शन हुआ है, देन हाउ दैट पर्सन बीइंग ट्रीटेड, कि किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ निकल करके नहीं आई है जो कि पूरी तरीके से ये कहे कि हाँ जी दिस वन इज़ द ओनली पॉइंट जिसके थ्रू, एक मिनट, अभी तक ऐसी कोई चीज़ निकल करके नहीं आई है जो कि डायरेक्टली ये कहे कि हाँ जी मंकी पॉक्स वायरस में यही चीज़ डायरेक्टली ट्रीट कर सकती है, पूरे तरीके से जो इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकती है। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है ना, डायरेक्ट एविडेंस अभी भी ट्रीटमेंट के लिए किसी भी चीज़ का निकल करके नहीं आया है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, अगर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि स्मॉल पॉक्स की जिस तरीके से चीज़ें रहा करती थी, उसी तरीके से स्मॉल पॉक्स में जिस तरीके से बचाव रहा करता था, उसी तरीके से और जिस तरीके से स्मॉल पॉक्स की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता था प्रिवेंट करने के लिए, उन चीज़ों को, उन ड्रग्स को अगर यूज़ किया जाए, देन दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड फ्रॉम दिस डिजीज़, राइट। तो ये सारी की सारी बातें निकल करके आती हैं। तो ओवरऑल में जो नटशेल में अगर मैं बात कहूँ तो जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स का टीका पहले लग चुका था, वैक्सीनेशन जिनका हो चुका था, वो लोग उतने ज़्यादा रिस्क में नहीं है एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सन जिनको ना तो कभी स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ और ना ही जिनको कभी टीका लगा। देखिए स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गई। स्मॉल पॉक्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग डिजीज़, और इसके बारे में भी एक नया इन्फॉर्मेटिव सेशन आ जाएगा अगली सीरीज़ में। बट अभी में आप इतना समझिए कि स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। इट इज़ कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। इरेडिकेट हो गई 1980s के टाइम पर ही हो चुकी थी। तो उसका क्या हो गया था, फिर उसके बाद में देन वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी उसका रोक दिया गया, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही तो वो इरेडिकेट हुई ना, खत्म हो गई। वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उसके बाद में जिन लोगों को अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है वो पर्सन थोड़ा सा ध्यान रखें कि मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन उनको ना हो। बाकी चीज़ ये है कि अपने आप को पूरी तरीके से सेफ रखें, सिक्योर्ड रहें, और सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी, है ना। क्योंकि कोई भी, जैसे कोरोना था, कोरोना से मुझे नहीं लगता कोरोना से खतरनाक ये वायरस होगा इतना ज़्यादा। जब हम कोरोना से लड़ गए थे, सारी की सारी चीज़ें हो गई थी, सब वेल डिफाइंड तरीके से हो गया। तो दिस इज़ ऑल्सो ये समझिए कि ये तो पार्ट है ना।
बीइंग अ लाइफ साइंस स्टूडेंट ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी और ये ऐसे ही चलता रहता है। वायरस इज़ द मोस्ट म्यूटेटेड फॉर्म, सीधी सीधी सी बात है। नेचर में चेंजेस होते रहते हैं, म्यूटेशन होती रहती है और म्यूटेशन का इफेक्ट वो अपने दिखाते रहते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, इट्स नॉर्मल। बट फिर भी इन्फॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए कि आसपास में क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता हो। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। होप यू गेट द इन्फॉर्मेशन इन द सेम मैनर एज इट डिलीवर टू यू। अगर आपको ये चीज़ें किसी भी तरीके से यूज़फुल लगी तो शेयर इट विद योर लव्ड वंस, बिकॉज इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ये सभी के लिए ज़रूरी होती है। नहीं पता किसको कब कहाँ पर किस पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाए, अगर ये किसी एक पर्सन की भी हेल्प करता है देन इट इज़ कम्प्लीटली वर्दी फॉर मी। ओके देन, थैंक यू, सी यू लेटर।